नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के करंट अफेयर विषय। यह सभी विषय महत्वपूर्ण है तो प्रत्येक पे आज बातचीत की जाएगी और इनसे संबंधित विभिन्न पक्षों को समझा जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ को, जो हमें बता रही है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम के बारे में। तो भाई बता देता हूँ पहले ये चर्चाओं में क्यों है। दरअसल यह है जो फोरम है, इस फोरम में 41वें सदस्य के रूप में बैंगलोर शहर को शामिल कर लिया गया है। यह फॉर्म, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा होगा, क्या लिखा हुआ है, सिटीज़। तो यानी कि यह जो फॉर्म है यह है सिटीज़ का फोरम है, तो इसीलिए अब बैंगलोर को इसमें शामिल कर लिया है। अनेक प्रश्न खड़े हुए हैं, तो आपके जो प्रश्न हैं उनके सभी के जवाब अभी यहाँ दिए जाएंगे। ठीक, साथ साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक यह भी है कि बैंगलोर इस फॉर्म में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। ठीक, अब तक कोई भी भारत का शहर इस फोरम में शामिल नहीं हुआ था। तो हमें इससे संबंधित कुछ बात पता लग रही है कि इस फोरम की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी भाई? लंदन में। और आज आप यह समझ लीजिए कि यहाँ बैंगलोर को 41वें शहर के रूप में शामिल किया गया। इससे पहले 40 जो शहर शामिल हुए हैं वह दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहर हैं और अलग अलग महाद्वीपों और देशों से वे संबंधित हैं। बात इतनी क्लियर है। आगे हमें पता लग रहा है कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसके अंदर 8 शहर हुआ करते थे। आज इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया के बड़े बड़े शहर इसमें शामिल हैं। लेकिन आप लोग के मन में एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे आ ही रहा होगा कि बैंगलोर ही क्यों चुना गया, यानी कि कोई और शहर क्यों नहीं चुना गया, क्यों बैंगलोर लिया गया भारत से। तो इसके पीछे अनेक कारण हैं, तो प्रत्येक बात को जरा हम लोग समझते हैं। बताते हैं कि बैंगलोर की जो विरासत है, जो धरोहर है, वह अपने आप में विशेष है और बैंगलोर के जो लोग हैं वे लोग अपनी धरोहर के संरक्षण के लिए, यहाँ पे सरकार धरोहर के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और लोगों ने अपनी बरसों पुरानी, हजारों साल पुरानी संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। जैसे कि इस बीच में नाम पता लगता है, एक करगा शक्ति उत्सव। यह एक उत्सव है जिसको बेंगलुरु करागा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपको इसका इतिहास बताऊं तो पता चलता है कि यह जो उत्सव है बहुत पुराना है और महाभारत के समय से आयोजित किया जाता है यह उत्सव। तो इसीलिए समझ लीजिए कि इतिहास इतना पुराना है, तो और इन्होंने उस कल्चर को आज तक जिंदा रखा हुआ है। यहाँ हमें यह भी पता लग रहा है कि यह जो शक्ति उत्सव है, करगा शक्ति उत्सव, इसको बैंगलोर में थिगला समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये बात बहुत खास है अपने आप में, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, थिगला समुदाय के लोग मनाते हैं और इसमें खास बात एक यह भी है कि इस समुदाय के जो मुख्य रूप से क्षत्रिय वर्ग है ना, वे लोग इसको मनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बताते हैं कि बैंगलोर को गार्डन सिटीज़ भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे गार्डन हैं, अलग अलग गार्डन हैं। अगर हम इसके कुछ खास गार्डनों की बात करें तो हमें नाम सुनने में आते हैं लाल बाग, या फिर इसके अलावा सुनने में आता है क्यूबन पार्क। ये बहुत ही अधिक पुराने हैं। अगर हम इनका इतिहास समझते तो पता लगता है कि औपनिवेशिक काल के पहले से यह बने हुए हैं या उसी समय इनको स्थापित किया गया था। तो काफ़ी लंबे समय से इनको संरक्षण मिल रहा है और लोग दूर दूर से आते हैं इन गार्डन्स को देखने के लिए। इसी क्रम में हमें पता लगता है कि भाई बैंगलोर के अंदर 30 से ज़्यादा सरकारी और निजी संग्रहालय बनाए गए हैं। संग्रहालय मतलब म्यूजियम। तो यहाँ पर 30 से ज़्यादा म्यूजियम है। इसका अर्थ यह है कि यह सभी म्यूजियम अपने शहर की और अपने राज्य की ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, सभ्यता और भाषा इत्यादि वो भी चीज़ें हो सकती हैं या जो यहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं उन सभी को प्रतिरूप करती है और साथ साथ सभी लोगों को उनकी जानकारी प्रदान करती है। बात क्लियर है? तो यहाँ के संग्रहालय भी अपने आप में खास है। तो इन्हीं वजह से क्या किया गया कि बैंगलोर को इसके 41वें शहर के रूप में अब शामिल करने का कार्य किया। हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि भारत का पहला इंटरैक्टिव संगीत संग्रहालय कब 2019 में बैंगलोर में ही खुला गया था और यह भारत का पहला था। इसी क्रम में हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि बैंगलोर को समावेशी और वैश्विक संस्कृति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के कारण इस फोरम में अब शामिल कर लिया गया। यानी कि जो उसका कल्चर है वो लगातार वर्षों से एज इट इज बना हुआ है, लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि यह जो कार्य है यह फोरम किसके माध्यम से करेगी भारत में, तो हमें पता लगता है कि भारत में इसकी सहायता के लिए अनबॉक्सिंग BLR नाम का एक फाउंडेशन है। यह दोनों ही मिलजुल के कार्य करेंगे, फोरम और यह फाउंडेशन, और यहाँ पे संरक्षण करने का जो भी धरोहर है उसके प्रति यह कार्य करेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण बातें किससे संबंधित थी? इस फोरम से संबंधित, बैंगलोर से संबंधित। क्यों भारत के बैंगलोर शहर को इस फोरम में शामिल किया गया है, सभी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इसी क्रम में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी न्यूज़ की तरफ बढ़ जाएं। हमारी अगली न्यूज़ हमें बता रही है प्रकृति के बदले ऋण।
स्वैप के बारे में। स्वैप का मतलब क्या होता है? लेन देन करना। तो बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे इसके तहत, प्रकृति नेचर के बदले में आप ऋण को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसी क्रम में इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेब्ट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव। अब यह इनिशिएटिव चर्चाओं में क्यों आया, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो पता लग रहा है कि अफ्रीका का एक देश है, कैसा देश है? तटीय देश है, यह इसके पश्चिमी तट पर स्थित है। पता लग रहा है कि गैबोन ने भाई अनाउंस कर दिया है कि वह अब प्रकृति के बदले ऋण स्वैप के तहत कार्य करेगा। अब इसका अर्थ क्या है, क्यों हम लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है और क्या है यह पहल, तो जरा इसको एक बार जान लेते हैं। हमें पता लग रहा है कि भाई ये जो पहल है इसको सबसे पहले थॉमस लवजॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1980 के दशक में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब गैबोन ने भाई इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमें पता लग रहा है कि ये जो अवधारणा थी, ये अवधारणा क्यों आई थी? भाई पूरी दुनिया अभी सालों से तो ऐसी नहीं थी, लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी बीच हमें यहाँ पर यह पता लग रहा है कि ये जो स्वैप तैयार किया गया था मुख्य रूप से अविकसित देशों के लिए या गरीब देशों के लिए तैयार किया गया था। देखो, उन लोग की जो भी अर्थव्यवस्था होती है ना, वो मुख्य रूप से डेब्ट पे चलती है, यानी कि अधिकतर हम देखते हैं कि जो गरीब देश हैं वो कर्ज के नीचे दबे रहते हैं और उसी के माध्यम से वह अपनी जनता का पोषण कभी करते हैं। तो इसी बीच हमको पता लगता है कि अब गैबोन की सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है यह इसकी मदद करेगा उसी ऋण को कम करने में। कैसे? अब यहाँ पर जो अलग अलग फाउंडेशन है या जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो गैबोन की मदद के लिए आएंगी, कहेंगी कि ठीक है, आपने हमसे लोन ले रखा है, जो भी ऋण आपके पास है अब उसको हम लोग कम करेंगे। यानी कि मतलब यह है कि वो उस लोन को कम अमाउंट में वापस नहीं लेंगे, लेकिन उस अमाउंट का एक हिस्सा ये कहेंगे कि आपको नेचर के ऊपर खर्च करना है, नेचर कंजर्वेशन करना है। तो पता लग रहा है कि यहाँ पर इस सहायता के माध्यम से गैबोन को $450 मिलियन के ब्लू बॉन्ड प्रदान किए जाएंगे। ब्लू बॉन्ड किस लिए? इसकी जो समुद्री क्षेत्र है उसके संरक्षण के लिए, और यहाँ पे जो समुद्री जीव हैं या जो पक्षी वहाँ पे आते हैं उन सभी के संरक्षण के लिए, एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए इसको $450 मिलियन के ब्लू बॉन्ड दिए जाएंगे। हालांकि ये जो अमाउंट है यह डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके पास इतनी लिमिट है अब कि यह इतना पैसा कहाँ खर्च करेगा, सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो वही सब बात है, बता रहे हैं कि आपका लोन जो है वो इसके माध्यम से कम हो जाएगा, यानी कि जो अनेक विकसित देश हैं वो मदद करेंगे, जिसकी वजह से आपका लोन कम होगा, साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण भी देने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, पता लग रहा है कि भाई ब्लू बॉन्ड एक अभिनव वित्तीय साधन है। कैसे? इससे पता लग रहा है कि आप जो SDG लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति भी कर पाएंगे, और ये कोई नई बात नहीं है। बताते हैं कि बीते दिनों इक्वाडोर ने इस स्वैप को यूज किया था और उसने इसका यूज करते हुए केवल अपने लोन को कम किया, बल्कि अपने राज्य में, अपने देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को भी अंजाम दिया। बात क्लियर है? इसी क्रम में हम लोग को यहाँ पर पता लग रहा है कि गैबोन ने यह सब कार्य क्यों किया है या किस प्रकार इसकी घोषणा हुई है। तो अब यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण का कार्य तो होगा, ये हमको पता लग रहा है, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि एक लंबे समय से गैबोन अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को दर्शा रहा था। वह कह रहा था कि प्लीज मुझे मदद कीजिए, मैं चाहता हूँ अपने क्षेत्र में वृक्षों को संरक्षण दूं, जीवों को संरक्षण दूं, और साथ साथ जो भी कार्य हो सकते हैं प्रकृति संरक्षण के लिए मैं वह सभी कार्य करूं। तो अनेक विकसित देशों ने इसको सराहा और कहा कि ठीक है, आपकी पहल अच्छी है, और ऐसे कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है इस पहल में। यानी कि अगर कोई विकसित देश चाहे तो वह अपनी इच्छा से कार्य करेगा, या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहेगा तो वह भी अपनी मर्जी से काम करेगा। यहाँ कोई दबाव वाला या अनिवार्य कार्य नहीं होने वाला है। ठीक है, हमें यहाँ पर यही पता लग रहा है कि गैबोन की एक खास बात यह है कि यहाँ पर विश्व के 1/3 लुप्त प्राय एक कछुए की प्रजाति पाई जाती है। कौन सा कछुआ है? लेदर बैक कछुआ है। बताते हैं कि इसके तटों पे यह रहता है। तो दुनिया में यह लुप्त प्राय है, लेकिन गैबोन इसके मामले में धनी है। साथ साथ पता लगता है कि भाई इसका जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ दूर दूर से प्रवासी पक्षी आते हैं जो मौसम की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस मामले में भी है खास है। साथ साथ इस क्षेत्र में जो मैंग्रोव संरक्षण का कार्य होना है या तटीय क्षेत्रों में जो वृक्षारोपण है, इसको मजबूत करने के लिए भी यह पहल महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में गैबोन से यह न्यूज़ चली आई, जिसकी वजह से हमें इसके सही पक्षों को जानने समझने में मदद मिली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात इतनी क्लियर हो गई है। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है निराक्षी के बारे में। भाई निराक्षी अब है क्या? सबसे पहले तो यही बात। तो दरअसल यह जो निराक्षी है, यह एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। ठीक है, ये AUV इसको शॉर्ट में बोला जाता है। अब क्या खास बातें हैं इसकी और क्यों हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है यहाँ पर कि पहली बात तो यह है कि भारत में पहली बार ऐसा कोई कार्य किया गया है और ऐसा कोई व्हीकल डेवलप किया गया है। बट
बताते हैं यहाँ पर कि किसके द्वारा यह कार्य किया गया, तो बताते हैं कि सहयोग से कार्य हुआ है। एक कंपनी है जो मुख्य रूप से युद्धपोत बनाती है, तो उसने इनिशिएटिव लिया था, वह आ गया जिसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। कहाँ की कंपनी है यह कंपनी है कोलकाता की। इसके अलावा एक एमएसएमई यूनिट जिसका नाम है एईपीएल। तो बताते हैं कि इन दोनों ने आपसी गठजोड़ से, सहयोग से इस निराक्षी अंडर वाटर व्हीकल को डेवलप किया है। अब हमें यहाँ पर क्या पता लग रही है इससे संबंधित बातों में, तो हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि इसका जो वजन है यह मात्र 45 किलोग्राम है। ठीक है, यानी कि बहुत अधिक ज़्यादा वजन नहीं है इसका। साथ साथ हमें पता लग रहा है इसकी जो लंबाई है यह 2.1 मीटर है। ठीक, अब हमें यह पता लगेगा कि भाई ये कार्य क्या करेगी, क्यों बनाया गया। ऑब्वियसली बात है ना, इसके फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, तो बनाया क्यों गया। तो देखिए, दरअसल हम लोग हमेशा इसे यह जानते हैं कि हमारा जो जल क्षेत्र है यह बहुत अधिक व्यापक है। एक बड़ा जल क्षेत्र हम देखते हैं पृथ्वी पे, तो उसी के लिए कार्य करेगा। समुद्र के नीचे जाएगा और समुद्र के नीचे जाने के बाद वहाँ जितनी भी खदानें हैं या जो भी खास चीज़ें हैं उसकी बात हम लोग को यह बताएगा। इतना ही नहीं, आगे की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसमें भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वह इसकी मदद लेंगे। बताते हैं कि इसकी क्षमता इतनी अधिक है कि यह 4 घंटे तक कार्य करेगा जल में जाकर के। ठीक है, तो इस दौरान बता रहे हैं कि अभी इसको और ज़्यादा विकास किया जा रहा है, इसको विकसित किया जा रहा है और इसकी क्षमता को लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं इंजीनियर्स। ठीक, तो इस दौरान जब यह 4 घंटे पानी में रहेगा तो इसकी एक कैपेसिटी यह भी है कि यह मैक्सिमम 300 मीटर्स की जो डेप्थ है उसको कवर करने में अभी सक्षम है। ठीक है, तो वहाँ से ये नई नई चीज़ें खोज करके लाएगा। किसके लिए? हमारे इंजीनियर्स के लिए, जो अब आगे के अनुसंधान कार्य करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जल में एक समय के बाद अधिक नीचे जाना हम लोग के लिए समस्या का विषय हो जाता है और एक समय के बाद बताते हैं कि जल में प्रकाश भी नहीं दिखता। लेकिन अब उस स्थिति में यदि हम इस प्रकार के व्हीकल्स डेवलप कर लें तो बिना किसी मनुष्य को भेजे हम मशीन्स को भेज सकते हैं जो नीचे जाके कार्य करेगी और हमें अलग अलग जानकारी जुड़ा के देगी। ठीक है, यहाँ पर यह पता लग रहा है इसके अलावा कि अभी फिलहाल तो यह प्रायोगिक चरण में है, यानी कि अभी इसका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से यह न्यूज़ चर्चाओं में आ गई है, इसका टेस्ट किया गया था, तो अभी प्रायोगिक चरण में है। बता रहे हैं कि जल्द ही इसका वाणिज्यिक लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए जो समय अवधि बता रहे हैं कि 6 महीने से 1 साल के बीच यह कार्य किया जा सकता है। बात क्लियर है सभी को? ओके, तो यह महत्वपूर्ण बात निराक्षी की थी। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक खास बात यह है कि भारत में पहला ऐसा कार्य हुआ है। दूसरी बात यह भी है कि आप अंडर वाटर जाएंगे और रिसर्च करेंगे, तो दोनों ही मामलों से यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है तुवालू के बारे में। भाई तुवालू क्या है? तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वे कह रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा आइसलैंड है जो जल्द ही डूब जाएगा। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम लोग जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन बहुत अधिक हो रहा है। तो इसी क्रम में इसके प्रभावों के रूप में हमें पता लग रहा है कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जल स्तर समुद्रों का बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से जो संकट है यह मुख्य रूप से पहले छोटे द्वीपों पर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे वह द्वीप खो जाएंगे और हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो बता रहे हैं कि उन द्वीपों में से एक तुवालू सर्व प्रमुख है, जो जल्द ही गायब हो जाएगा ऐसे बढ़ते हुए जल स्तर के कारण। बात क्लियर है आप लोग को? और इसकी संभावना सबसे अधिक बताई है हमारे रिसर्चर्स ने। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है वह हम लोग देख पाते हैं कि यह जो एक आइसलैंड है, यह आइलैंड कहाँ पर है? यह पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। बताते हैं कि पहले इसको एलिस द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था, फिर बाद में इसका नाम बदल दिया गया, अब इसको तुवालू कहते हैं। इसकी जो राजधानी है ये फूनाफूटी है। और एक खास बात इसकी यह है कि यह दुनिया में सबसे कम विजिट होने वाले द्वीपों में से, यानी कि बताते हैं कि पूरे साल भर सबसे कम लोग यदि किसी द्वीप पे जाते हैं तो वह तुवालू ही है। ठीक है, और साथ साथ यह भी यहाँ पे पता लग रहा है कि जल्दी यह डूब जाएगा। आगे बताते हैं कि इसके उत्तर में जो आइलैंड है उसको कहते हैं भाई करीबाती, और इसके दक्षिण में जो आइलैंड है उसको कहते हैं फिजी। अब आप समझ रहे होंगे कि यह कहाँ पर है? पैसिफिक क्षेत्र में है यह पूरा का पूरा आइलैंड, और इसके जो उत्तरी आइलैंड है और जो दक्षिणी आइलैंड है वह मैंने आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, बस इसकी खास बात यह भी बताते हैं कि भाई ये जो आइलैंड है तुवालू, यह मूंगा द्वीपों से बना हुआ। मूंगा द्वीप मतलब प्रवाल, कोरल, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि यह उससे ही बना हुआ है। ठीक, बताते हैं कि भाई यह प्रशांत द्वीप समूह फोरम का भी हिस्सा है, उसका भी सदस्य है।
ठीक क्लियर बात है आप लोग को। हम सभी जानते हैं कि प्रशांत द्वीप समूह फोरम भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और भारत ने पिछले दिनों प्रशांत क्षेत्र में जाकर के यहाँ के जो आइसलैंड है वहाँ जाकर के आइलैंड्स के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत की थी। हमें पता है कि भाई ये फिजी गए थे, पपुआ न्यू गिनी गए थे और हमें ये भी पता है कि हमारे राष्ट्रपति सूरीनेम गई थी और वहाँ से ये लोग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी लेकर के आए थे। इतनी बात क्लियर है। तो थोड़ी सी बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं प्रशांत द्वीप समूह फोरम की। तो हमें पता लगता है कि इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 18 है, यानी कि अभी 18 द्वीप इसके सदस्य हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो बड़े द्वीपों में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर यह पता लग रहा है कि सबसे कम घूमे जाने वाले आइसलैंड में से ये है। बात क्लियर है। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो इस आइसलैंड के बारे में आप लोग को पता होनी चाहिए वह मैंने आप लोग को बता दिया। अब मुझे लगता है कि आप लोग को इस आइलैंड की बढ़िया जानकारी हो गई है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस पर घूमने जाएं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये जल्दी ही डूब जाएगा तो पहले घूम लेते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। इतनी बात क्लियर है, समझ गए हैं, जान गए हैं। तो चल लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ जो हमें बता रही है एशियाई विकास बैंक ऋण समझौते के बारे में। तो भाई आज की यह महत्वपूर्ण न्यूज़ है और यह ऋण समझौता हुआ है राजस्थान को लेकर के और बिहार को लेकर के। तो न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से राजस्थान को लेकर के। क्यों? क्योंकि बिहार का जो समझौता हुआ है वह हुआ है $295 मिलियन का और हमें पता लग रहा है कि वहाँ पे मुख्य रूप से हाईवेज को डेवलप किया जाएगा एडीबी की सहायता से, ठीक है। लेकिन हमारी जो राजस्थान वाली न्यूज़ है वह बता रही है कि जो समझौता राजस्थान के लिए हुआ है वह $200 मिलियन का हुआ है और यहाँ पे शहरी संरचना को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग को यह भी पता लग रहा है कि भाई माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजनाओं को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। हालांकि यह कार्य नया नहीं है। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि यह कार्य राजस्थान में सितंबर 2020 से लगातार चल रहा है। लेकिन हमें पता लगता है कि सितंबर 2020 से कार्य चल रहा है और अब हम लोग कहाँ आ गए हैं 2023 में। तो यहाँ पर बताते हैं कि एक लंबा समय बीत गया जिसकी वजह से अब इस परियोजना में फंड्स की कमी हो रही है। तो इसी वजह से हम लोगों ने अब एडीबी से बातचीत की है, जिस वजह से एडीबी ने हमें फंड्स प्रोवाइड किया ताकि ये जो कार्यान्वित परियोजना है इसको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। यहाँ पर हमें पता लगी है यह सभी बातें, ठीक। जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार भी इसके माध्यम से किया जाएगा आगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोग को। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है एशियाई विकास बैंक के बारे में, ठीक है। तो जब हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि एशिया विकास बैंक इतना मदद कर रहा है हम लोग को, तो थोड़ी सी बात इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा है कि 2018 वाले पेपर में इससे प्रश्न पूछा गया था, 2018 या 19 में आया था, लेकिन एक क्वेश्चन सीधा सीधा एडीबी से ही रिलेटेड था। हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पर कि इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। यहाँ हमें ये भी पता लग रहा है कि इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ है, फिलीपींस के अंदर है। और फिलीपींस में कहाँ है, मनीला नामक इसका प्रमुख शहर है, वहाँ पे इसने इसका मुख्यालय बनाया हुआ है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब इसमें 68 सदस्य देश हो गए हैं और इसका जो 68वां सदस्य देश है उसको नीयू कहा जाता है, ठीक है। तो यदि प्रश्न आता है तो आप बहुत इजीली इसको बता सकते हैं। इसके आगे हमें यह भी पता लग रहा है कि इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं वह 68 हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से, तो हमें पता लग रहा है कि 68 सदस्य देशों में 49 देश जो हैं वह एशिया पैसिफिक एरिया से हैं। बाकी इसके अलावा 19 सदस्य देश जो हैं वह बाकी अन्य अनेकों क्षेत्रों से इसमें शामिल हुए हैं। तो यह बात भी आप लोग को पता होनी चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एडीबी का सदस्य बनना हो तो एशिया क्षेत्र से आप हों, नहीं, आप अनेक देशों से हो या कहीं से भी हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा सकता है और मेंबरशिप आपको दी जा सकती है। बात इतनी क्लियर है। बताते हैं कि इसकी जो स्थापना थी यह मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक के तर्ज पे की गई थी। अब वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, लोन्स देता है, इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का मौका देता है और उनकी परियोजनाओं में उनको सहयोग करता है। तो ठीक उसी प्रकार के कुछ कार्य इसको दिए गए थे और इसके जो कार्य क्षेत्र है, सहयोग के क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से 6 क्षेत्र हैं। तो किस क्षेत्रों में यह सहयोग देता है, पता लगता है कि आपको परिवहन में मदद करेगा, ऊर्जा में, जल एवं शहरी सेवाओं के विकास में, वित्त एवं सार्वजनिक क्षेत्र परिवहन के अंदर, साथ साथ में कृषि और प्राकृतिक संसाधन में और साथ साथ मानव विकास के क्षेत्र में। तो यह इसके 6 क्षेत्र हैं जिनके बारे में अनेक बार बातें पूछी जा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आपको यह सभी बात भी पता हो, ठीक है। तो एडीबी और भारत सरकार के बीच जो समझौता हुआ मैंने आपको बता दिया है ब्रीफली, बिहार वाला भी और राजस्थान का जो मुख्य है वह भी। तो इसी क्रम में चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और बात करते हैं स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में। तो भाई अभी हाल ही में हमें पता लगता है कि जो जापान के विदेश मंत्री हैं, क्या नाम है,
योशिमासा हायाशी यह भारत आए और इसी दौरान बातचीत वगैरह हुई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इनका स्टेटमेंट था कि स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, भारत का सहयोग लें और भारत इस क्षेत्र के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, इसका सहयोग अपरिहार्य है। तो इसी क्रम में ज़रूरी होगा कि हम इससे संबंधित कुछ बातों को जान समझ पढ़ लें। तो हमें यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि जापानी विदेश मंत्री भारत की 2 दिन की यात्रा पे आए हुए हैं। इसी दौरान इन्होंने यह भी कहा है कि हो सकता है, पूरा प्रयास है कि वर्ष 2022 से 2027 के बीच में जापान भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अधिक कदम उठा रहा है और इनकी जो आकांक्षा है उसमें पता लग रहा है कि 5 ट्रिलियन जापानी येन का निवेश ये लोग भारत में करना चाहते हैं इन 5 सालों के भीतर। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग को आगे यह भी पता लग रहा है कि स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को अब स्थापित करने की दिशा में सभी लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि यह चाहते हैं कि पूरा का पूरा इतना बड़ा जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि संपर्क स्थापित करने में और आपसी सहयोग के लिए किसी के दबाव में ना रहे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि चीन लगातार विस्तारवादी नीति को अपना रहा है और कोशिश करता है कि हर क्षेत्र उसके कब्जे में आ जाए ताकि वह बाकी देशों को विकास का मौका ना दे। जनरली हम देखते हैं कि रशिया या फिर यूएस का भी किसी किसी क्षेत्र में विशेष प्रभुत्व है, तो इसी वजह से इस क्षेत्र को चाहते हैं कि मुक्त रखा जाए हर तरह से, ताकि सभी लोग समान रूप से इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पता लग रहा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, यह एक व्यापक शब्द है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समान हितों वाले देशों की विशिष्ट रणनीतियों को शामिल करता है। तो आपकी चाहत यह है कि इस पूरे क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हो वह ओपनली हो, बिना किसी के दबाव के, और आप अपनी इच्छा से यहाँ से जो भी कार्य करना चाहें वह कर सकें। ठीक, लेकिन यह भी बताते हैं कि ये जो शब्द है इंडो पैसिफिक, ये शब्द अपने आप में बहुत अधिक बड़ा है, बड़े क्षेत्र को समाये हुए हैं, लेकिन पहली बार 1920 से 1930 के दरमियान इसको सुना गया था। किसके माध्यम से सुना गया था, तो हमें बताते हैं कि जर्मन भू राजनीति के संदर्भ में इसको सुना गया था पहली बार। बात क्लियर है। बताते हैं कि इस अवधारणा को जापानी पहल और अमेरिकी सहयोग के माध्यम से पुनर्जीवित करने का कार्य भी किया गया था। बात क्लियर है, यानी कि एक समय ऐसा था जब इसकी बातचीत शुरू हुई थी, कब, 1920 से 1930 में, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा हुआ कि लोगों ने इस तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, मनमर्जी से कार्य करने लगे। और अगर हम स्थिति समझे तो पता लगता है हमारे को कि 1945 तक तो हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर्स देखे 2, और उसके बाद पता लगता है कि हम लोग कोल्ड वॉर की कंडीशन में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं जो सहयोग बनना चाहिए था वैश्विक, वह नहीं बन पा रहा था, तो इसी वजह से जो कंडीशन थी यह डेड हो गई थी। लेकिन बाद में बताते हैं कि वर्ष 2006 में आकर के अमेरिका और जापान दोनों ने मिलकर के यहाँ पर सहयोग किया और उसके बाद इस अवधारणा को पुनर्जीवित कर दिया और इस क्षेत्र के जो प्रमुख देश हैं उन सभी को इकट्ठा किया और कोशिश की कि अब इसको दबाव मुक्त बनाना है और सभी के लिए समान रूप से इसको उपयोग करने योग्य तैयार कर लेना है। हमें यहाँ पर यही बात पता लग रही है कि वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दस्तावेज पारित किया था, और तो उस दस्तावेज में भी इन्होंने इंडो पैसिफिक को मेंशन किया था। तो यह पहली बार था कि जब अमेरिका ने किसी प्रकार से इस क्षेत्र को रिकॉग्नाइज किया है और पूरा का पूरा जो उसका एरिया है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, इसकी सारी बात और इस क्षेत्र के हितों की बात, और साथ साथ किस प्रकार से बिना दबाव के इस क्षेत्र को यूज़ किया जाएगा, यह सभी बात की गई थी। हालांकि अगर हम लोग बात करें इस पूरे के पूरे क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है और हमें पता लगता है कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्र इंडो पैसिफिक के तहत कवर किया जाता है, काफ़ी बड़ा रीजन है। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें ये भी पता लग रहा है कि देश भी बहुत सारे हैं भाई। हिंद महासागर वाला पूरा क्षेत्र और साथ साथ प्रशांत महासागर का क्षेत्र हम देख रहे हैं कि इसमें शामिल हो जा रहा है। इतनी बात क्लियर है आप लोग को, तो इसी वजह से ज़रूरी था कि सभी देश साथ में आए और अमेरिका जैसा देश जिस क्षेत्र में आगे आ जाए तो समझा जाता है कि वहाँ पर विकास के कार्य अच्छे हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार पता लगता है कि 2019 में इसने जो दस्तावेज पेश किया उसमें मान्यता दी थी इस क्षेत्र को और बताया था कि यह पूरा क्षेत्र इंडो पैसिफिक कहलाएगा। बात क्लियर है। तो बता रहे हैं कि जब यह कार्य 2019 में हो तो तभी से यूरोपीय संघ से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक के कई देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति दस्तावेजों में इंडो पैसिफिक का उल्लेख किया है। यानी कि जब अमेरिका ने कर दिया, मान्यता दे दी, तो सभी देशों को लगा कि ठीक है अब इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, सहयोग किया जाए और मान्यता देते हुए अपने विकास के कार्य किए जाए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं ना कि पहले मदद किसे हो, अपने खुद के देश को हो। इतनी बात क्लियर है आप लोग को। तो यह है जो महत्वपूर्ण बात थी इंडो पैसिफिक की, मैंने आप लोग को बता दी। इसके साथ ही सभी न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर लिए। फिर जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ नई बातों को जानेंगे समझेंगे। एंड थैंक यू सो मच।